हेलो दोस्तों। जीएस एक्सप्लेन पे मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का कलेक्शन जो है वो शुरू कर रहा हूँ। ये मैं शुरू करने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि जब मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत सारा मॉक टेस्ट, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे लगा जो कुछ एग्जामिनेशन से पहले सेलेक्टेड क्वेश्चनों का जो है कलेक्शन होना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट हो। क्योंकि बहुत सारे टेस्ट पेपर में क्या होता है ना, जो रिलेवेंट नहीं होता है क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, जो बहुत बिलो लेवल का होता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करता हो और जो आपका इंफॉर्मेशन को रीच करे। तो इसी के पर्पज से मैं इस सीरीज को दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है? तो इसमें मैं जो भी हाल-फिलहाल में कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा होगा, उसको मैं इसमें कलेक्ट करूँगा और जो पहले ही आ चुका है बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन में, उसका भी इसमें कलेक्शन होगा, जिसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है? तो हम आज का जो क्वेश्चन है सीरीज़, उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है जो एम्परेड पेंगुइन जो होता है, ठीक है? मूलतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड, कैरेबियन द्वीप समूह, जो आइलैंड ग्रुप है वो, और अंटार्कटिका। तो इनमें से कौन-सा आंसर जो है वो सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है, वो है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो है पेंगुइन की बहुत सारे प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से एम्परर पेंगुइन जो है मूलतः इस क्षेत्र में देखा जाता है। ठीक है? हम इसको थोड़ा-सा डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, पूरे विश्व में जो है पेंगुइन की 17 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। टोटल कितनी है? 17। मतलब उनके प्राकृतिक आवास जो हैं, मुख्यतः जो है दक्षिणी गोलार्ध में है। मतलब सादर्न हेमिस्फीयर में जो है मुख्यतः ये पाए जाते हैं। टोटल कितने हैं? 17। इस 17 पेंगुइन प्रजातियों में से केवल 6 प्रजातियाँ ऐसी हैं जो अंटार्कटिका में रहती हैं। ठीक है? उनके नाम इस तरह से हैं, जैसे आपका हो गया एडिलेज, ठीक है? फिर है आपका चिनस्ट्रैप, एम्परर्स, ठीक है? गैंटोस, माइक्रोनिस, ठीक है? और है रॉक हॉपर्स। ठीक है? इसमें से जो एम्परर पेंगुइन होती है, ये सभी जो प्रजातियाँ इसमें हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रजाति की है। मतलब इसका जो साइज़ है वो सबसे बड़ा है। इसका जो है ये अंटार्कटिका का जो है स्थानिक प्रजाति है ये, और आईयूसीएन के जो रेड लिस्ट है, उसमें आपका नियर थ्रेटेड श्रेणी में ये पाया जाता है। ठीक है? साथ में जो आपको ये इम्पोर्टेंट एक बात और ध्यान पे रखना है, जो प्रत्येक वर्ष जो है 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, न्यू जलपाईगुड़ी किस राज्य में स्थित है? कभी-कभी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता रहता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है ना, ये कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में था। ठीक है? तो यह जो है आपका पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा हम और डिटेल्स में देखते हैं। यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया गया था, जिसको लेकर के ये लोकेशन जो है वो न्यूज़ में आया हुआ था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं अब। जीआई टैग भी जो भी हाल-फिलहाल में आया रहता है, या बिहार से रिलेटेड जो जीआई टैग है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पीसीएस एग्ज़ामिनेशंस के लिए। तो इसमें से एक क्वेश्चन जो हाल-फिलहाल में रिसेंटली आया है, वो है राज्य, मतलब किस राज्य के लाल चने को भौगोलिक संकेत, ठीक है? मतलब जीआई टैग जो है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स वाला जो जो टैग है, वो वाला जो है वो प्रदान किया गया है। तो वो है आपका जो लाल चना, तेलंगाना का जो फ़ेमस है, ठीक है? जिसको जो है जीआई टैग जो है वो मिला हुआ है। तो आपको ये ध्यान पे रखना है, लाल चना जिसको जीआई टैग मिला हुआ है हाल-फिलहाल में, वो आपका तेलंगाना राज्य से रिलेटेड है। ठीक है? इसको थोड़ा-सा और डिटेल्स में हम देखेंगे। देखिए, ये जो तेलंगाना राज्य के तंदूर और उसके आस-पास
कि जो आपका वर्षा वाले क्षेत्र में जो है आपका लाल चना जो है वो उपजाया जाता है। हाल ही में इसे क्या है जीआई टैग मिला है, ठीक है? इसके साथ ही तेलंगाना राज्य में अब जीआई टैग पंजीकृत उत्पादकों की संख्या जो है वो बढ़ करके 16 हो गई है। ठीक है? लाल चना जो है वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और प्रोटीन का जो है वो अच्छा स्रोत भी है। ठीक है? इसमें जो है जो इस चने का खासियत है ये है कि इसमें 24% प्रोटीन होती है जो कि किसी अन्य अनाज की तुलना में 3 गुनी अधिक है। इसीलिए इसे जो है जीआई टैग मिला है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है? इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है? तो जैसे ये 4 ऑप्शंस आपको मिला हुआ है, ये है जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और लाला हरदयाल। तो ये जो इसका जो जो संस्थापक थे, वो हैं आपके चंद्रशेखर आजाद। ठीक है? हम इसको थोड़ा-सा और डिटेल्स में देखेंगे। देखिए, एचआरएसए जो है, इसका वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला मैदान, जो कि अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपका फिरोज शाह कोटला मैदान है, उसमें जो है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है? इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वो था एक समाजवादी मतलब सोशलिस्ट गणतंत्र की मतलब गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। सोशलिस्ट विचारधारा से ये इन्फ्लुएंस थे। ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना तो ये कब डेट भी इंपॉर्टेंस रखता है इसका। तो 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का फाउंडेशन किया था। ठीक है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का जो पहले का जो नाम था, जिसको पुनर्गठन करके इसे बनाया गया था, उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है? इसको जो है चंद्रशेखर आजाद ने पुनर्गठित किया। ठीक है? अब क्वेश्चन आता है इसको लेकर के जो एचआरए है क्या? तो इसको जो है देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में जो आपका युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन को बुलाया। ठीक है? उस सम्मेलन में जो है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। तो ये भी आपको ध्यान पे रखना है, जो आपको पूछा जाए इससे पहले का क्या था एचआरएसए से, तो उसमें वो सोशलिस्ट नहीं था, सिंपल सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। ये आपको ध्यान पे रखना है। इसका जो संस्थापक सदस्य हुआ करते थे उस समय में, वो है आपका सचिंद्र सन्याल, जो कि इसके अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है? जो योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। तो इसके भी चंद्रशेखर आजाद थे शुरू के फाउंडर मेंबर्स के रूप में। इन्होंने ही बाद में इसका पुनर्गठन करके इसमें सोशलिस्ट टर्म लगा करके सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन मतलब हिंदुस्तान का जो है उसका वो फाउंडेशन किया। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाकिस्तान की मांग को लेकर के मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का जो है वो मनाया था? तो इसमें से जैसे 14 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 18 अगस्त 1946 को और 20 अगस्त 1946 को। तो बीपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछता है ऐसे क्लोज डेट को लेकर के पूछता है। सारा डेट कंफ्यूजिंग होता है जो एक साथ ही वो पूछेगा। ठीक है? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को जो है मनाया था। ठीक है? तो इसको हम थोड़ा-सा डिटेल्स में देखते हैं इसके बारे में। देखिए, 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। इसके पीछे कारण क्या था? दरअसल जो है आपका लॉर्ड बेवल जो उस समय में गवर्नर मतलब वायसराय हुआ करते थे, ठीक है? ने 1946 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग जो 2 तरह जो मेजर पार्टी उस समय में हुआ करता था, दोनों को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है? कांग्रेस जो है वो क्या किया? वेवल के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है? अब यहाँ पे क्या था जो मुस्लिम लीगों को लग रहा था जो नहीं हमको जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं मिल रहा है। उनको एक स्वतंत्र राज्य चाहिए था जो कि वो 1940 से ही इसको लेकर के लगातार वो माँग कर रहे थे। ठीक है? तो कांग्रेस तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या हो गया? मुस्लिम लीग जो है अपनी जिद पे अड़ी रही, जो नहीं हमको जो है स्वतंत्र जो है एक प्रांत चाहिए। तो इसको ये जो इसका विरोध दर्ज करने के लिए उन्होंने क्या किया?
अप्रैल 1946 में दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ तथा घोषणा किया गया कि लीग पाकिस्तान की मांग मंगवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसका नाम है मतलब डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो मनाएगा। अब इसका इतना खतरनाक परिणाम ये हुआ कि 16 अगस्त 1946 को, क्योंकि 2 प्रांतों में से जो आपका मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जो कि अभी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, उस वो बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था। वहाँ पे क्या हो गया, 16 अगस्त 1946 को जब भी ये घोषणा किया गया, व्यापक जो है हिंसा और रक्तपात जो है शुरू हो गया कलकत्ता में। जिसमें से कलकत्ता का नोआखली का दंगा जो है इम्पोर्टेंट है। इस दंगे को रोकने के लिए, जिसमें कि सैकड़ों निर्दोष मारे गए थे, गांधी जी को वहां जाना पड़ा। गांधी जी वहां जाकर के अनशन किया, तब जाकर के ये संहार जो है वो रुका। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हर एक एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन लेकर के आता है। ठीक है? तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन इसमें ये है, जो हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुरा का उत्खनन किसने किया? तो ये जो रंगपुरा जो है, इसका उत्खनन ए रंगनाथ राउत जो है वो किया था। ठीक है? अब हम इसको थोड़ा-सा और डिटेल्स में देखते हैं, इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन। देखिए, लोकेशन वाइज़ जो है आपका रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ा प्रायद्वीप में सुखभादर नदी के समीप है। तो लोकेशन भी पूछ सकता है, ये किस नदी के किनारे है? तो वो है आपका सुखभादर नदी के समीप जो है ये स्थित है। इस स्थल का जो उत्खनन हुआ था, एक्सकेवेशन किया गया था, वो है आपका 1953 से 1954 के बीच में, जिसमें जो है आपका ए रंगनाथ राव के नेतृत्व में ये हुआ था। ठीक है? यहाँ पे पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति का अवशेष मिला हुआ है, जिसमें से फेमस जो है वो है आपका रंगपुर ईंटों के दुर्ग, जो दुर्ग बनाया गया था वो, उसके बाद नालियाँ मतलब ड्रेनेज सिस्टम, मृद भांड, बाट, पत्थर के फलक आदि जो है वो महत्वपूर्ण है। साथ में रंगपुर जो है धान की भूसी की ढेरी के लिए भी फेमस है, यहाँ से जो मिला हुआ था। ठीक है? यह ऐतिहासिक स्थल जो है आपका, जो कि काठियावाड़ वाड़ प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो स्थल जो है गोहिलवाड़ क्षेत्र में स्थित है, जो कि आपका सुख भादर नदी के पश्चिम समुद्र में गिरने के स्थान से कुछ ऊपर की ओर जो है ये स्थित है। मतलब जहाँ पे ये नदी जो है समुद्र में जाकर के मिलता है, ठीक है? तो वहाँ पे ही ये अवस्थित है। ठीक है? यहाँ पहली बार जो है खुदाइयों के में जो है अवशेषों से विद्वान ने ये समझा था कि यह हड़प्पा स्थल दक्षिणतम प्रसार के चिन्ह है। जो आपका साउदर्न एक्सटेंशन है हड़प्पा का, उसका है, जिनका समय लगभग 2000 ईसा पूर्व होना चाहिए। ठीक है? अगर यहाँ पे जो हम अगर देखेंगे कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ में, जो ये जिसे माना जाता था दक्षिणतम प्रसार के चिन्ह, उसमें से कुछ अवशेष को अगर ध्यान से देखा जाए, उसमें ये है, जो मृदभांड जो है उसपे अलंकृत व चिकने मृदभांड थे, जिसपे हरिण तथा अन्य पशुओं के चित्र अंकित है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है? साथ में ही स्वर्ण एवं कीमती पत्थर की बनी हुई गुड़िया तथा धूप में सुखाई हुई ईंटें, ये भी जो आपका ब्रिक, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भूमि के सतह के नीचे नालियों तथा कमरों के भी चिन्ह मिले हैं। इसीलिए यह हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसको जिसने एक्सकेवेट किया उसको भी आपको जान के रखना है, और ये किस लोकेशन में है वो भी आपको जान के रखना है। धान की भूसी के ढेर के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से युग्म तवाधान का जो है आपका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ठीक है? तो ये जो है आपका एविडेंस लोथल से मिला हुआ है। लोथल जो कि आपका डॉकयार्ड हुआ करता था हड़प्पा कालीन सभ्यता का। ठीक है? तो हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। ठीक है? देखिए, लोथल जो है आपका गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो वो है आपका अहमदाबाद जिले में। ठीक है? मुख्यतः जो है ये है भोगवा नदी के मतलब किनारे, लेकिन ये अगर इसको थोड़ा-सा और अगर आइडेंटिफ़ाई किया जाए,
तो वो है साबरमती व भगवा नदी के संगम पर स्थित है ये। ठीक है? इसका जो है आपका एस.आर. राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो इसे कहा है। ठीक है? इसकी खोज जो है आपका एस.आर. राव ने 1954 ईस्वी में की थी। ठीक है? उन्हीं के नेतृत्व में 1957 से 58 में यहाँ पे उत्खनन किया गया था। यहाँ से मिस्र व मेसोपोटामिया के साथ में सीधा व्यापार होने का जो है संकेत भी मिला है। क्योंकि ये आपका हड़प्पाकालीन जो है डॉकयार्ड के लिए ये जाना जाता है। तो यहाँ से जो है व्यापार जो है वो हुआ करता था मेसोपोटामिया से भी और मिस्र से भी। अब यहाँ पे साक्ष्य को लेकर के जो इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिले हैं वो है वृत्ताकार व चतुर्भुजाकार अग्नि वेदियां, आड़े अल्टार जो है यहाँ से मिला है। उसके बाद है गोरिल्ला की मृण मूर्ति, ठीक है? मम्मी, ये भी इम्पोर्टेंट है, मिलना यहाँ से। साथ में 3 युग तवाधान, पंचतंत्र की चलाक लोमड़ी की आकृति, ठीक है? चक्की के 2 पाट, हाथी दांत की पटड़ी तथा रंगाई कुंड इत्यादि यहाँ से मिला है, जो कि आपका फेमस है ये सारी चीज़ें, तो आपको इसको ध्यान में रखें। इसमें मुख्यतः जो है ये मम्मी वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है, 3 युग तवाधान जो है वो इम्पोर्टेंट है और पंचतंत्र की लोमड़ी की आकृति, ये सब इम्पोर्टेंट है। हाँ, साथ में वृत्ताकार व चतुर्भुजाकार अग्निवेदियाँ थी, ये बहुत सारे मिले हैं, जिसमें से ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ में ये डॉकयार्ड है, उसके बाद साबरमती वो भोगवा नदी के संगम पे है और ये गुजरात में ये पाया जाता है। ये सब सभी आपका जो है इम्पोर्टेंट इसका फैक्ट है जिसको आपको ध्यान पे रखना चाहिए। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान के निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। 4 प्रमुख द्वीप हैं जापान में, ठीक है? होन्शु, क्यूशु, होक्काइडो और शिकोकू, ठीक है? तो जैसे देखिए इसको अगर मुझे अरेंज करना होगा, ये आपको ध्यान पे रखना है, ये सबसे बड़ा है जो कि दूसरे नंबर पे नॉर्थ साइड से आता है। ये आपका पहले नंबर पे जो है आपका आता है। तो हम देखते हैं इसको ऑप्शन के थ्रू। अगर इसमें से कोई भी आपको ध्यान पे होगा, तो आपको ध्यान पे रखना है, तो आप इसे इजीली जो है वो मैच कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है आपका होक्काइडो, ये आपका डी ऑप्शन में शुरू होता है पहले नंबर पे। ये इसका ऑप्शन होगा। हम इसको थोड़ा-सा और डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, जापान के जो 4 द्वीप हैं, उसको उत्तर से दक्षिण की तरफ सही अनुक्रम में अगर मैं अरेंज करूँगा, तो वो है आपका होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। इसमें से एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ था। ऐसे करके पूछा था वो, जो इन चारों द्वीप में सबसे बड़ा कौन-सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप जो है, वो है आपका होन्शु, जिसपे आपका टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, वो अवस्थित है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। जो होन्शु जो है सबसे बड़ा है, जो सबसे नॉर्थ साइड में है वो है आपका होक्काइडो। उसके बाद दूसरे नाम 2 गो ह वाला नाम याद रखना है, एच से शुरू होने वाला, जो बड़ा वाला है वो सबसे नॉर्थ, उससे छोटा वाला जो है वो उसके जस्ट बाद है। ठीक है? उसके बाद 2 एस से शुरू होने वाला नाम है, जिसमें से बड़ा वाला जो है आपका वो तीसरे नंबर पे, फिर आपका चौथे नंबर पे। इज़िली आप इसको ध्यान पे रख सकते हैं, जिसमें से आपका जो सबसे बड़ा है वो है आपका होन्शु। इसको मैप मैप के थ्रू भी हम थोड़ा-सा देखते हैं। देखिए ये जो पोर्शन है आपका, ये पूरा कंप्लीट नॉर्थ में हो गया, होक्काइडो हो गया। अब ये देखिए इसमें टोक्यो शहर है, जो कि आपका होन्शु के ऊपर में है। ये आपका हो गया शिकोकू। तो ये सभी आपका आपको नाम जो है ये ध्यान पे रखना है। तो ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे है। ठीक है? तो जो सबसे बड़ा है, वो है आपका ये वाला, जो होन्शु है वो। ठीक है? ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा हुआ था सबसे बड़ा जो है इसमें से कौन-सा जो है द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट है, कहीं-कहीं पे ये बार-बार न्यूज़ में आ रहा है अभी भी। जैसे देखिए ई-रूपी से संबंधित कथनों पे जो है वो ध्यान देना है, कौन-सा सही है। जैसे ये एक ऑप्शन उसमें ये है, जो ई-रूपी जो है भारत की पहली डिजिटल करेंसी है। दूसरा है इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के द्वारा जो है विकसित किया गया है। ठीक है? तो इन सभी ऑप्शन में से जो है आपका ये वाला सही है सिर्फ। ठीक है? ये आपका पहली जो है डिजिटल करेंसी नहीं है। ठीक है? या इसको जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा विकसित किया गया है।
तो इसका ऑप्शन केवल 2 होगा। हम इसको थोड़ा-सा डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, ई-रूपी जो है, वो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित जो है डिजिटल भुगतान प्रणाली है, न कि ये आपका डिजिटल करेंसी है, ठीक है? एक नकदी और संपर्क रहित डिजिटल भुगतान माध्यम, ठीक है? एक त्वरित प्रक्रिया मतलब क्यूआर कोड के द्वारा जो है एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई-वाउचर है, जो कि उपभोक्ता के मोबाइल पे भेजा जाता है, ठीक है? इसको बनाने वाला जो है आपका जिसके सहयोग से इसे डेवलप किया गया है, वो है आपका वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा जो है अपना ये एकीकृत भुगतान इंटरफेस मतलब यूपीआई प्लेटफॉर्म पर जो है एक मुक्त भुगतान तंत्र को विकसित किया गया है। ठीक है, वास्तव में ये क्या है, ई-रूपी अभी भी मौजूदा भारतीय रुपये का समर्थक मतलब समर्थित है, क्योंकि इसमें जो है आपका अंतर्निहित परिसंपत्ति और इसके उद्देश्य की विशिष्टता इसे एक आभासी मुद्रा से अलग बनाती है। ठीक है, ये आपका मोस्टली जो है वो वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली के जो है करीब रखता है, न कि इसे डिजिटल करेंसी के करीब। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये डिजिटल करेंसी नहीं है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है। ठीक है, जो कि आपका क्यूआर कोड के बेसिस पे ये काम करता है। इसे बनाया किन-किन विभागों के सहयोग से बनाया गया है? तो वित्त सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ये सभी ने मिल कर के इसे मतलब इनके सहयोग से जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा यूपीआई के थ्रू इसे बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। किस तिथि को गांधी जी ने दांडी मार्च जो दांडी मार्च उन्होंने जो शुरू किया था, वो कौन-सा तिथि है? ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, तो वो डेट जो है वो है आपका 12 मार्च 1930 को। ठीक है, तो ये आपको डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी फेवरेट टॉपिक हुआ करते थे। अभी 1-2 साल से नहीं आ रहा है बीपीएससी में, लेकिन ये 3-4 क्वेश्चन तो गांधी जी पे ही आता था। ठीक है, ये आपको ध्यान पे रखना है अभी भी। ठीक है, इसको थोड़ा-सा हम और डिटेल्स में देखते हैं। दांडी मार्च जो है, जिसे नमक मार्च, ठीक है, या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में किया गया यह एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ठीक है, इसे जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया था। से तो डेट आपको ध्यान रखना, 12 मार्च 1930 से लेकर के कहां तक हो गया, 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, उसके बाद है गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर के पास जो आपका दांडी के तटीय शहर तक का जो है 78 अनुयायियों के साथ में 241 मील की यात्रा की थी। तो आपको ये ध्यान पे रखना, कभी कोई पूछता है गांधी जी के साथ कितने, तो 1 प्लस 78, टोटल 79। ठीक है, गांधी जी के साथ कितना, तो 78। ये आपको ध्यान पे रखना है, जो कि आपका 241 मील की जो है वो यात्रा उन्होंने किया था। इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बना करके ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था। ठीक है, तो आज का सीरीज यहाँ पे लास्ट हो रहा है। मैं इसका जो 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगता जाएगा, जो कि आपको दिमाग पे रखना है और उस वो आपको इन्फॉर्मेशन पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो वो उन सभी क्वेश्चनों को मैं कलेक्ट करके एक एमसीक्यू सीरीज की तरह मैं लाता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू।